Good morning, all of you. Good morning, Rutika, Nikita, Pradanya, Aryan, Kalas. Good morning, Poonam, Supriya, Aniket, Mayuri, Pallavi, Purval. Good morning, all. Ayush, Kasturi, good morning. ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। चलो तो बेटा आज का लेसन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी किए थे बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट। ओके, तो सबसे पहले बेटा मुझे एक बार आप ये रिस्पॉन्स करेंगे कि स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? ओके, यस सर। ठीक। ऑडियो क्लियर है बेटा सभी लोगों के? यस यस सर। यस सर। चलो बेटा, ठीक। ओके, तो जैसे कि बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी किए थे, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा? बायोटेक्नोलॉजी के एक बेसिक कंसेप्ट, जिसमें हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो हम लोगों ने स्टडी किए थे। ओके, और फाइनली उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होता है ये हम लोगों ने समझे थे। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मींस क्या होता है बेटा? एक हाइब्रिड डीएनए भी कह सकते हैं हम इसे, या फिर इसे हम काइमेरिक डीएनए भी कह सकते हैं। ओके, मींस इसमें क्या होगा, एक जो है जो प्लाज्मिड जो कि बैक्टीरिया से लिया हुआ, और दूसरा एक डिजायरेबल सेगमेंट ऑफ जीन जो कि हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेकर के दोनों को मिक्स कराते हैं। और मिक्स करने के बाद इस तरह से जब दो यहाँ पे जीन को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस तरह से जो डीएनए फॉर्म हुआ वो क्या कहलाएगा बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर काइमेरिक डीएनए। फिर फाइनली इस डीएनए को हम लोग क्या करेंगे? एक होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करा देंगे। ओके, तो इसी तरह से बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस होता है। तो जिसे जीएमओ कहते हैं, जिसकी 3 बेसिक स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप इसमें जो है वो क्या होता है बेटा? सबसे पहले डीएनए को आइडेंटिफाई करना, मींस डिजायरेबल जीन वाला। डिजायरेबल जीन वाला मींस जैसे कि सपोज ये एक सेल है, इस सेल में इनसाइड न्यूक्लियस यहाँ पे ये डीएनए। अब इतना सारा जो डीएनए है, इतने सारे डीएनए में हमें इतना ही सेगमेंट जो है काम का है, तो उतने ही सेगमेंट को हमको लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट बेटा यही एक्सप्लेन कर रहा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? अब आइडेंटिफाई हुआ तो फाइनली जो आइडेंटिफाइड डीएनए है उसे क्या करना पड़ेगा? होस्ट में इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। अब आइडेंटिफाइड डीएनए मींस यहाँ पे जो रहेगा डीएनए वो कैसा रहेगा बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए रहेगा। कैसा होगा ये? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तेजस्विनी एलियन ऑर्गेनिज्म मींस फॉरेन ऑर्गेनिज्म, दूसरा ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म होता है। और फिर बेटा थर्ड स्टेप, अब फाइनली ये जो एक ये है एलियन ऑर्गेनिजम्स, इधर से हम लोगों ने एक डीएनए बनाए जो कैसा था बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस डीएनए को इस ऑर्गेनिजम्स में क्या किए? इंट्रोड्यूस करा दिए। अब इंट्रोड्यूस होने के बाद अभी हमें मेंटेन करना पड़ेगा, ये जो होस्ट है जिसमें हमने ट्रांसफर किए हैं डीएनए को, उससे मेंटेन करना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो कैरेक्टर्स, जो रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर है, वो उसकी प्रोजेनी में भी ट्रांसफर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये भी हमें टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा, मींस उसे क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ओके, तो ये बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। ओके, चलो तो अभी नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम इसके आगे का पोर्शन। तो इसमें बेटा आज हम लोग जो है यहाँ पे जो स्टडी करेंगे कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो है इसको बनाने के लिए, ऐसे तो बनेगा नहीं बेटा, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यदि कुकिंग कर रहे हो तो कुकिंग के लिए भी बेटा कुछ रेसिपीज चाहिए, और रेसिपीज के बाद भी बेटा चलो मिर्च मसाला सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, ठीक है? अब आप सपोज कोई एक स्पेशल टाइप की वेजिटेबल्स जो है कुकिंग कर रहे हो, तो उसके लिए बेटा कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए, ऐसे तो बन जाएगा नहीं। ओके, तो वहां पे बेटा कुछ क्या चाहिए बेटा? टूल्स जो है रिक्वायरमेंट होंगी आपको कुकिंग के लिए। ओके, एज इट इज सिमिलर बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, इस टेक्निक्स के लिए भी बेटा कुछ ना कुछ यहाँ पे टूल्स जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो कौन कौन से टूल्स हैं जो रिक्वायर्ड होंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए
टेक्नोलॉजी के लिए, वो हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो भी टूल्स यहाँ पे एसेंशियल है, जिसमें फर्स्ट आएगा होस्ट ऑर्गेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट होस्ट प्रोसीजर नहीं होने वाला। रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने बना भी लिए हो, लेकिन उसके बाद यदि जिसमें इंट्रोड्यूस करना है वही ऑर्गेनिजम्स यदि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का कोई भी मीनिंग नहीं निकलता। ओके, फिर इसके बाद बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा जो है वो है एंजाइम। कौन सा एंजाइम बेटा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। आपके नीट एग्जाम के लिए बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर सीजर जो है किसे कहा जाता है, पूछा जा सकता है। तो मॉलिक्यूलर सीजर जो है बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसका रोल क्या होता है? इसका रोल, सपोज ये इतना बड़ा डीएनए है, इतने बड़े डीएनए में आपको सिर्फ इतना ही सेगमेंट काम का है। इतने सेगमेंट को अब क्या करना है बेटा? आपको कट करना है। तो यहाँ से और यहाँ से कट करके सेगमेंट को बाहर हमको निकालना है। उसके लिए बेटा चाकू की जरूरत पड़ती है कि नहीं बेटा? सब्जी काट रहे हो तो एज इट इज बेटा ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जस्ट लाइक एज अ सीजर क्या कर रहा है? स्पेशल जो डिजायरेबल सेगमेंट ऑफ जीन है, यहाँ से इसको इसने क्या किया बेटा? कट करके अलग कर दिया। ओके, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का ये हो गया रोल। फिर इसके बाद नेक्स्ट बेटा यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा पॉलीमरेज एंजाइम। क्योंकि देखिए पॉलीमरेज एंजाइम का रोल यदि हम लोग देखें तो पॉलीमरेज एंजाइम मींस बेटा आपने ये जो डीएनए बनाए, इसकी बेटा होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करने के बाद बेटा मल्टीपल कॉपीज हमें चाहिए। तो बेटा हम लोगों ने पॉलीमरेज एंजाइम का स्टडी, वैसे भी लास्ट लेक्चर जो हमारा कंप्लीट हुआ है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ओके, वहां पे स्टडी किए हैं। ओके, हाँ पूनम, इसे जेनेटिक सीजर भी कह सकते हैं। ओके, हाँ। फिर नेक्स्ट इसके बाद आता है बेटा दो अगेन इंपॉर्टेंट टूल्स, जिसमें एक आएगा लाइगेज एंजाइम। बेटा आपने इधर एक जो है डीएनए के पार्ट को कट कर दिया और इधर एक दूसरा डीएनए के पार्ट को कट कर दिया। फाइनली अभी ये जो डीएनए आप देख रहे हो, इस डीएनए को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, और इंट्रोड्यूस करने का दरअसल उसको चिपकाना, जोड़ना है। फेविक्विक पढ़े हम लोगों ने बेटा। लाइगेज एंजाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, जो क्या करता है बेटा? जोड़ने में हेल्प करेगा। वेक्टर लास्ट टाइम मैंने आपको बताया बेटा ये कैरियर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। कैरियर मॉलिक्यूल मींस वेक्टर ही तो है जो एक जीन को एक जगह से दूसरी जगह में फाइनली इस होस्ट के इनसाइड में यदि हमको लेके जाना है, तो वेक्टर ही है जो क्या करेगा बेटा? उस होस्ट ऑर्गेनिज्म में फाइनली जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको कैरी करेगा, ट्रांसफर करेगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कराएगा। ओके बेटा, म्यूट करो सभी लोग अपने फोन को फिलहाल। पॉलीमरेज एंजाइम का रोल बेटा डीएनए के रेप्लिकेशन करना है। अनुभव, हम लोगों ने रेप्लिकेशन पढ़े, इसके पहले ट्रांसक्रिप्शन पढ़े हैं। कोई आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसका रोल हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं। ओके, तो पॉलीमरेज एंजाइम का रोल क्या होता है? रेप्लिकेशन। ओके, चलो तो यहाँ तक के हम लोगों ने अभी कुछ बेसिक कंसेप्ट का स्टडी किए। ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है? हाँ, प्लाज्मिड डीएनए रिद्धि एक्ट करता है एज अ वेक्टर। ओके, चलो तो अब यहाँ पे बेटा एक्चुअली कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रोड्यूस किया जाता है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को वैसे एक्सप्लेन किया हूँ। कुछ पार्ट जो है अगेन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इसका रोल क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं। ओके, फिर अगेन मैं एक प्रोसेस फिर से आपको बताऊंगा जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। कौन सा वाला बेटा? कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग फाइनली एक डीएनए प्रोड्यूस करेंगे। कौन सा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हर्ष बेटा लाइगेज एंजाइम जो है इसका रोल होता है जस्ट एक्ट एज अ फेविक्विक। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक जीन है, ओके, एक डीएनए का ये टुकड़ा है और डीएनए का एक दूसरा ये टुकड़ा है। इन दोनों को हमको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे बेटा? दोनों को हमको यहाँ से चिपकाना पड़ेगा ना। ऐसा चिपकाने के लिए हम फेविक्विक का यूज करते हैं। तो एज इट इज लाइगेज एंजाइम जो है इसका रोल क्या होता है? ज्वाइनिंग
हर समझ में आ गया बेटा? चलो नेक्स्ट, आपको जहां पे भी डाउट आएंगे बेटा इमीडिएटली आप क्वेश्चन करते चलिए, ठीक है, तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, जहां पे भी डाउट आता है आप रिस्पॉन्स कीजिए चैट में, वॉइस में भी कर सकते हैं, बट वॉइस से रिस्पॉन्स करना है तो फर्स्टली रेज योर हैंड। ओके, हैंड रेज करोगे उसके बाद ही आपको चांस मिलेगा, अदरवाइज आपके लिए चैटिंग के लिए कभी भी परमिशन आपके लिए अवेलेबल है। फिलहाल बेटा 63 स्टूडेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे, एक बार रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर है क्या? आर्यन का क्वेश्चन आया, लाइगेज एंजाइम हेल्प इन जॉइनिंग फॉरेन डीएनए विद प्लाज्मिड डीएनए। हाँ बेटा, किसी को भी जोड़ सकता है, बट यहाँ पे इसी तरह से जोड़ रहा है। रिद्धि, कल्याणी, अनिकेत, पूनम, सुप्रिया, प्रदनिया, डिम्पल, रोनाली, निकिता, चलो सभी के आंसर रिस्पॉन्स मिले बेटा, क्लियर है सभी लोगों को यहाँ तक के? ओके गुड बेटा। अभी यहाँ पे हम लोग बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का स्टडी करेंगे। किस चीज का? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया। अब वन बाय वन बेटा एक एक पार्ट को हम लोग डिटेल में यहाँ पे समझेंगे कि क्या इसका रोल होता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मींस बेटा क्या होता है, 1963 में, कब की बात हो रही है बेटा ये? 1963 में टू एंजाइम्स जो कि डिस्कवर्ड हुए, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे बेटा किस चीज के लिए बेटा? रेस्ट्रिक्शन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। वो भी किसमें बेटा? ई कोलाई में। जब इसे आइसोलेट किया गया तो यहाँ पे पता चला कि एक एंजाइम जो कि मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा है डीएनए में, और दूसरा बेटा डीएनए को क्या कर रहा है बेटा? कट कर रहा है। ऐसे दो वहां पे टर्म समझ में आया। अब ये देखो, ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है यहाँ पे पढ़ने से थोड़ा सा मीनिंग और सेंस हो सकता है अलग निकले, बट इसको मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से कैसे याद रखोगे वो बता रहा हूँ। ठीक है, दो पार्ट याद रखना है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, जो कि यहाँ पे डिस्कवर्ड हुए। ओके, दो वर्ड यहाँ पे बताया बेटा। 1963 में जो एंजाइम डिस्कवर्ड हुआ, क्या बताया बेटा? देखो वापस से देखेंगे मुझे स्लाइड को। 1963 में जो एंजाइम जो डिस्कवर्ड हुआ है, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे किस चीज के लिए बेटा? रेस्ट्रिक्शन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई। ओके, जो जिसमें से एक क्या कर रहा था बेटा? मिथाइल ग्रुप जो है डीएनए में ऐड कर रहा था, और दूसरा जो है डीएनए को कट कर रहा था। अब देखो क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग, ठीक है, ये एंजाइम का हम रोल देख रहे हैं, और ये एंजाइम क्या कर रहा है बेटा? ये कट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ये प्रोसेस कैसे हो रही है। जैसे कि सपोज यहाँ पे ये ई कोलाई एक बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है? ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। और हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी किए हैं, ये जो है ये है एक बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मींस एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करता है। कैसे करता है बेटा? ये इसका जो जेनेटिक मटेरियल है फाइनली ये इसमें ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर करने के बाद बेटा अब जितना भी कंट्रोलिंग है इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी का, वो कंट्रोलिंग किस पे रहेगा बेटा? उस वायरस पे रहेगा। समझ गए? तो अब यहाँ पे बेटा ऐसा थोड़ी होगा कि डायरेक्टली ये जो बैक्टीरियोफेज है इस वायरस में गया और उसको मारना चालू कर देगा। भाई कुछ ना कुछ तो डिफेंस मैकेनिज्म्स जो है इस बैक्टीरिया में भी इस वायरस के अगेंस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। समझ रहा बेटा क्या बता रहा हूं मैं? हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कभी भी आएगा कोई भी एक फॉरेन ऑर्गेनिजम्स और डायरेक्टली उससे जाके किल कर देगा, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये जो प्रोसीजर जो हो रही है, पहली चीज तो बेटा यहाँ पे ये जो बैक्टीरियोफेज जो है, जब फाइनली क्या करेगा बेटा? बैक्टीरियोफेज जब अपना जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर करेगा, तो जब इस बैक्टीरिया में अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर रहा है, तो बैक्टीरिया में बेटा जो यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है, ये एंजाइम इसके अगेंस्ट क्या करेगा? इसके अगेंस्ट यहाँ पे एक प्रोटेक्शन जो मिलेगा। तो वो जो प्रोटेक्शन जो है वो कैसा होगा? यहाँ पे बेटा ये जो बैक्टीरिया में जो एंजाइम है, इस वायरस के डीएनए को मारने के लिए या फिर बैक्टीरिया अपने आप के प्रोटेक्शन के लिए वहां पे एक मैकेनिज्म उसमें देखने को मिलेगी।
और वो जो मैकेनिज्म्स है वो कौन सी होंगी बेटा, वो मैकेनिज्म्स कहलाएगी, क्या कहेंगे हम उसे, डिफेंस मैकेनिज्म। और ये जो डिफेंस मैकेनिज्म्स है इसमें बेटा ये जो एंजाइम है, एक तो ये जो डीएनए है कौन सा वाला बेटा, जो बैक्टीरियोफेज की तरफ से आया है, ठीक है, इसमें मैं ऑडिबल और बेटा वॉइस का प्रॉब्लम आया होगा आप लोगों को, नेटवर्क इशू आया यहाँ पे, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करेंगे एक बार। कल्याणी यस सर, प्रगति ऑडिबल, ओके ठीक है चलो। बेटा नेटवर्क कनेक्शन कहाँ से लॉस्ट हुआ था एक बार बताएंगे बेटा, ये मैंने जो बताया था डिफेंस मैकेनिज्म, ये क्लियर हुआ था, तो चलो एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। हाँ बेटा वॉइस का प्रॉब्लम आया होगा, एक्चुअली थोड़ा सा मेरे पास नेटवर्क का इशू आया था, ठीक है। ठीक चलो कंटिन्यू करते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ क्या बताया था। यहाँ पे बेटा मैंने आप लोगों को जो भी पार्ट एक्सप्लेन किया, तो इसमें देखिए पहले तो मैंने ये बताया कि ये जैसे कि ये हो गया एक बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज के बाद इधर साइड ये जो है ये बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज ने क्या किया, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया। अब जब फाइनली इस बैक्टीरिया में जैसे ही ट्रांसफर हुआ, तो अभी यहाँ पे ट्रांसफर होने के बाद बैक्टीरिया भी अपना कुछ तो भी वहां पे क्या कह सकते हैं बेटा, एक प्रोटेक्शन, ठीक है, दिखाएगा। तो प्रोटेक्शन में मीन्स यहाँ पे जो बैक्टीरिया में जो एंजाइम प्रेजेंट है, ये एंजाइम जो है क्या हो रहा है यहाँ पर बेटा, एंजाइम उस वायरस को मारने के लिए क्या कर रहा है, जैसे सपोज ये जो है ये डीएनए है, और इस डीएनए में या तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया इसने, मिथाइल ग्रुप को ऐड करने से क्या होने वाला मालूम है, मिथाइल ग्रुप को ऐड करने के बाद बेटा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को ये ब्लॉक कर देगा, क्या करेगा ये, ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक करेगा। या फिर दूसरा एंजाइम जो है बेटा वो क्या कर रहा है बेटा, इसको तोड़ दे रहा है, टुकड़े टुकड़े में काट दे रहा है। जब टुकड़े टुकड़े में कट कर दिया तो ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन गए। तो अभी यहाँ पे बेटा जब स्मॉल फ्रेगमेंट्स में यहाँ पे जब कन्वर्ट हो गया, तो अभी यहाँ पे ये जो वायरस का जो डीएनए है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, ओके। अब जैसे कि बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का स्टडी की है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या बताया था बेटा, ये एक सेल है ह्यूमन सेल, और ह्यूमन सेल का ये डीएनए है। इस डीएनए को हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो भी चाहिए था पार्ट, उसको हमने क्या किया बेटा, कट कर लिए। उसके बाद बेटा ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में ये जो है ये क्या है, प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड को हमने यहाँ से बाहर निकाले, बाहर निकालने के बाद फाइनली क्या किए बेटा, हम लोगों ने इस प्लाज्मिड को यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम लोग उस प्लाज्मिड को विद द हेल्प ऑफ क्या कह सकते हैं हम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, क्या किया हमने, यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद फाइनली जो डिजायरेबल सेगमेंट है वो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर ज्वाइन करा दिए। ज्वाइन कराने के बाद फाइनली हम अभी क्या करेंगे, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस कराएंगे, कहां पर, एक बैक्टीरिया में, ठीक है। तो इस तरह से ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाएगा बेटा, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ओके। हेलो एम आई ऑडिबल ऑल, हेलो एक बार रिस्पॉन्स करेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम अगेन आ रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, देखो जस्ट वेट बेटा, जस्ट वेट, देख रहा हूँ मैं क्या प्रॉब्लम आया। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है बेटा अभी सभी लोगों को, चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। अभी नेटवर्क का इशू सॉल्व हो गया, ठीक है, नेटवर्क चेंज किया हूं मैंने, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बेटा। अभी आयुष कुर्वे का रिस्पांस आ रहा है, आपने न्यू चैप्टर स्टार्ट किए क्या बेटा, आप कहाँ थे इसके पहले, चलो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट इसमें हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे, आप नहीं थे बेटा लास्ट लेक्चर में, ओके। तो देखिए बेटा यहाँ पे मैं जो आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था कि जैसे कि हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा ये पार्ट स्टडी किए। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये जो बना है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करेंगे बेटा, हम एक होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करा दिए, ठीक है। तो इसमें बेटा लास्ट जो पोर्शन है एनसीईआरटी का, वहां पे एक बात बताई हुई है
वो ये बताई है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फॉरेन डीएनए को लेकर के किसी एक सेल में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अब एक फॉरेन डीएनए को जब हम एक सेल में इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है, तो अब ऐसा थोड़ी कि बेटा ये सेल इसको एक्सेप्ट कर लेगा, कर रहा है कि एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे बेटा ये बैक्टीरिया में भी हो रहा है और ऐसे हमारे बॉडी में भी होता है। और सिद्धेश ने बेटा लास्ट टाइम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि सर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसके लिए हम एक इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग का यूज करते हैं। और जब हम उस ड्रग का यूज करते हैं तो बॉडी हमारा उस ड्रग की वजह से क्या है, उसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देता है उस ऑर्गन को। तो एज इट इज, बट ये जो डीएनए है ये भी एक फॉरेन पार्टिकल है, और जब फाइनली इस सेल में इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे तो यहाँ पे भी तो इसका एक डिफेंस मैकेनिज्म होगा। तो फिर यहाँ पे क्या हम कोई ऐसे केमिकल का यूज करते हैं क्या जिसकी वजह से ये फॉरेन डीएनए को भी एक्सेप्ट कर ले? क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ओके, तो बेटा सही बात है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे यदि हम देखें, ओके, तो सपोज ये एक फॉरेन डीएनए है और ये फॉरेन डीएनए को जब हम इस सेल में डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे इसका जो मशीनरीज है, इसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है इस होस्ट ऑर्गेनिज्म का, होस्ट मतलब बेटा कौन सा, होस्ट मींस जिसमें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, होस्ट। ओके, हाँ बेटा कल्याणी शॉर्ट में वही बता रहा हूँ मैं, ये हो गया होस्ट। और इस होस्ट में जब हम इस फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो होस्ट का बॉडी उस डीएनए को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ बेटा, ज्यादा आसानी से समझेगा। जैसे कि बेटा फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई एक अननोन पर्सन आके बैठ जाए, ठीक है, और जैसे आप देखो कि कोई बाहर से कोई पर्सन आया है और आपके घर में आपकी जैसी एक्टिविटी कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, टीवी के रिमोट उठाया, टीवी के चैनल चेंज कर दिया, जो मन किया वो फ्रिज में से निकाला, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक्स है या जो भी व्हाटएवर वो यूज करने लगा, ठीक है, खाना वाना खाने लगा आपकी परमिशन के बिना, क्या आप ऐसा करने दोगे? नहीं। तो बेटा एज इट इज यहाँ पे ये जो डीएनए है ये तो बाहर का हो गया, और ये डीएनए जब इस सेल के इनसाइड में आएगा तो होस्ट बॉडी उसको उसके अकॉर्डिंग सारे काम अपने मनमाने के काम करने देगा क्या? नहीं देगा। तो बेटा इतना आसान नहीं है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना और जेनेटिक इंजीनियरिंग करना बेटा, क्योंकि जब बाहर से किसी भी डीएनए को जब इंट्रोड्यूस कराएंगे हम इस सेल में, तो इंट्रोड्यूस कराने के बाद बेटा इसका डिफेंस मैकेनिज्म उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन बेटा वही एक अननोन पर्सन हो सकता है कि आपके ब्रदर के साथ, आपके सिस्टर के साथ या आपके पेरेंट्स के साथ आपके घर में आया, मीन्स क्या हो गया वो, अब वो हमारा खुद का एक पर्सन है, हम उसको जानते हैं, भले हम नहीं भी जानते लेकिन वो हमारे किसी न किसी रिलेटिव्स के साथ यदि आया है तो हम उसका मान सम्मान करेंगे, उसको घर पे बैठा लेंगे, ठीक है, उसको खुद से ऑफर करेंगे, फूड ऑफर करेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स ऑफर करेंगे। ओके, तो एज इट इज बेटा अब यहाँ पे बेटा ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जब मान लो कि ये फॉरेन डीएनए है, इस फॉरेन डीएनए को हमको इस होस्ट में इंट्रोड्यूस करना है, तो हम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे, हम इस फॉरेन डीएनए को क्या कर रहे हैं बेटा, एक वेक्टर के साथ ज्वाइन करा रहे हैं। ये जो हो गया, ये क्या हो गया बेटा, एक वेक्टर। इस वेक्टर को क्या किया, पहले हमने कट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, ज्यादा कट हो गया, ठीक है, ये एक क्या हो गया बेटा, ये हो गया एक वेक्टर। इस वेक्टर को हमने क्या किया, सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हम कट करेंगे। कट करने के बाद बेटा अभी यहाँ पे ये जो डीएनए है इस डीएनए को हम इसके साथ ज्वाइन करा देंगे, मतलब ये हमारे रिलेटिव के साथ अब हम इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। जब यहाँ पे सेल के अंदर इस एनवायरनमेंट में आया ये, तो आने के बाद बेटा ये इसका खुद का अपना पार्ट होगा, तो ये सेल इसको रिजेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसीजर जो है वो सक्सेस होता है। ओके, सभी लोगों को यहाँ तक के समझ में आएगा बेटा? कलर्स का क्वेश्चन था सर, एक बार फिर से शॉर्ट में बताए ना, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। रुति का सर मैथिल ग्रुप वाला रिपीट करो। कलर बेटा क्लियर हो गया? ठीक है, ओके, मैथिल ग्रुप वाला रिपीट करो। मैथिल ग्रुप का बेटा सिंपल टर्म है कि ये जो होस्ट सेल है मींस बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया, यदि मान लो जब बैक्टीरियोफेज का डीएनए उसमें आता है तो बैक्टीरियोफेज के डीएनए में क्या करता है, यहाँ पे वो मैथिल ग्रुप को ऐड कर देता है। मैथिल ग्रुप को ऐड कर दिया तो ये डीएनए एक्टिव नहीं रह पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा तो नया आरएनए नहीं बनेगा, नया आरएनए नहीं बनेगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा मतलब ये जो है बैक्टीरियोफेज उस बैक्टीरिया के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो बैक्टीरिया में बेटा दो टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, वापस से हम उसी स्लाइड पे आएंगे बेटा, और आपको वो सारा पार्ट अगेन फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।
ओके, जहाँ पे थे हम वहां पे वापस से हम अगेन आ रहे हैं। ठीक है, सारा पार्ट अगेन आपका क्लियर हो जाएगा बेटा। तो देखते हैं यहाँ पे, जिसको जो डाउट होगा वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। वापस से हम सेम स्लाइड पे रिपीट हो रहे हैं बेटा, ये वाला पार्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो हम लोग स्टडी कर रहे थे, कौन सा पार्ट बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो हम स्टडी कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखे। ठीक है, यहाँ पे हमने देखे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1963 में, कब बेटा, 1963 में 2 एंजाइम जो है बेटा डिस्कवर्ड हुए, जो कि क्या है बेटा, रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे। क्या रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे बेटा, बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को, वो भी कहाँ पे, ई कोलाई बैक्टीरिया में। अब ई कोलाई बैक्टीरिया में जो रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे वो आइसोलेट हुआ। तो आइसोलेट करने के बाद हमको एक चीज पता चली कि एक ऐसा था जो मेथाइल ग्रुप को ऐड कर रहा था, और दूसरा क्या कर रहा था, डीएनए को कट कर रहा था। ठीक है, और जो डीएनए को जो दूसरा वाला जो कट कर रहा था, उसका नेम हम लोगों ने जो दिए, वो क्या नाम था बेटा उसका, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो हमें जो यहाँ पे स्टडी करना है बेटा, वो कौन सा वाला, सेकंड वाला हमें स्टडी करना है। ओके, क्लियर हुआ बेटा, रिस्पॉन्स करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी। ओके, सभी लोगों का क्लियर है, किसी का एक का रिस्पॉन्स आया था, चैट बहुत ऊपर चला गया, देखने दो। आयुष, मेथिल ग्रुप न्यूक्लियोटाइड के कौन से कार्बन पे एक्ट करता है बेटा, ऐड न्यूक्लियोटाइड के कौन से कार्बन पे नहीं, डीएनए का जो एंड है ना बेटा, वहां पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया। ऐड हो गया मींस प्रमोटर रीजन, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज ही बाइंड नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक है, आर्यन आपका क्वेश्चन क्या है सर, वो क्रोमोसोम के पार्ट, समझा नहीं बेटा मैं क्या बताया आपने। आर्यन अगेन क्वेश्चन करो। बाकी लोगों के क्लियर है बेटा, सभी के रिस्पॉन्स तो यस में मिले मुझे। कलश, कल्याणी, रुचि का अनुभव, आकांक्षा, टिम्पल, अनिकेत, वेदांती, साक्षी, कस्तूरी, चलो सभी के आंसर यस में आया। आर्यन, आर्यन क्या बोल रहे सर, वो आंसर, अच्छा आंसर था, ओके ठीक है, गुड बेटा, क्लियर है आपको, चलो हर्ष, ओके ठीक, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ये वाला स्लाइड क्लियर हो गया, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बेटा। बेटा बायोटेक्नोलॉजी बेटा दिखने में बहुत आसान है, स्टेटमेंट पढ़ने के लिए बहुत इजी है, बट उस स्टेटमेंट का मीनिंग आपको क्लियर हो गया तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा। और कोशिश करो बेटा कि ये आपको सारी चीजें क्लियर रहे, विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट, सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। तो देखो बेटा, जैसे कि हम लोग जो देख रहे हैं कि सबसे पहले जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डिस्कवर्ड हुआ है, वो है बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हिंड 2। अब ये हिंट 2 जो है बेटा, इसका रोल जो है, ये क्या कर रहा है बेटा, ये डीएनए दिख रहा है आपको, इस डीएनए को क्या कर रहा है बेटा, स्पेसिफिक पार्ट पे ये कट कर रहा है। ओके, डीएनए को क्या कर रहा है बेटा, ये स्पेसिफिक एंड पर कट लगा रहा है। तो इसका फंक्शंस यदि हम देखें तो ये क्या है, डिपेंड स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, कहीं पे भी नहीं, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ही कट करेगा। ओके, अब स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कट कर रहा है, तो इस तरह से जो फाइंड हुआ, तो हिंट 2 जो है, ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। कितना बेटा, 6 बेस पेयर का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो रिकॉग्नाइज करेगा, और रिकॉग्नाइज करने के बाद वो फाइनली क्या करेगा, कट करेगा। बेटा ये एंजाइम का नाम है, हिंट 2 मींस ये एंजाइम है, इसका नाम है हिंट 2। हिंट 2 मींस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा 2। ठीक है, ये वहां से डिस्कवर्ड हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इसका नोमेनक्लेचर जो है दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, ये जो बताया हुआ है, क्या बताया बेटा, ये जो है 6 बेस पेयर्स जो है उस पे ये कट लगा रहा है। तो ये 6 बेस पेयर कौन से होंगे, तो 6 बेस पेयर बेटा देखो, यहाँ पे यदि हम देखें तो पहला तो जो 6 बेस पेयर होता है GTCCAC, एनसीईआरटी ने नहीं दिया, याद रखोगे, या फिर GTTAAC, ये 6 बेस पेयर होता है बेटा। ये स्पेसिफिक सीक्वेंस, ये वाला जो सीक्वेंस है डीएनए में, ठीक है, वो चाहे डीएनए इतना बड़ा क्यों ना हो, इतना भी बड़ा डीएनए, इतना बड़ा डीएनए रहने के बाद भी बेटा, जहां पे उसे इस टाइप का 6 बेस पेयर वाला सीक्वेंस मिलेगा, वहीं पर जाकर ही वो क्या करेगा बेटा, कट करेगा। तो ये स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ही क्या करता है बेटा, कट करता है। ओके, समझ में आ गया बेटा, क्लियर हुआ, ठीक। नेक्स्ट, तो ये पार्ट यहाँ पे क्या बताया, 6 बेस पेयर जो है वहां पे कट कर रहा है। ठीक है, हिंट 2 सबसे पहले जो कि डिस्कवर हुआ। नेक्स्ट,
अब यहाँ पे जो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस जो है 6 बेस पेयर वाला, तो अब यहाँ पे इसका नेम जो है, नोमेनक्लेचर जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का, वो कैसे दिया गया है। ओके, तो नोमेनक्लेचर जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम में, तो यहाँ पे हिंट 2 आएगा, हिंट 2 के साथ ही साथ वहां पे क्या कह सकते हैं हम लोग, जस्ट अ मिनट बेटा, हाँ हिंट 2 हो सकता है। हिंट 2 के बाद बेटा जैसे बाम H1 जो है, ये भी क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नेम है। उसके बाद फिर इको R1 जो है, या इको RY13, ये भी जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है। ऐसे बेटा बहुत सारे एंजाइम आज के टाइम पे बेटा डिस्कवर्ड हो चुके हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम फोकस कर रहे हैं हमारे एनसीईआरटी स्टेटमेंट पे, वन बाय वन हम सारी चीजें देखेंगे। आयुष बेटा हम पहुंचने वाले हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, हम जा रहे हैं वहां पे, आप बहुत फास्ट चल रहे हो, थोड़ा रुको। रिद्धि सर बैक्टीरिया का नेम बताओ ना, हिंटू का बैक्टीरिया का नाम बेटा, बैक्टीरिया नहीं हो, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए बेटा यहाँ पे नोमेनक्लेचर जो है, ठीक, convention for naming the enzyme is that the first letter of names comes from genus and second two letter comes from species. Okay, just minute बेटा। ओके, क्या बता रहा हूँ बेटा मैं, हाँ जस्ट मिनट बेटा। हिंट 2 इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को लेकर बनाया गया है। हाँ बेटा बता रहा हूँ मैं, वन बाय वन सारी चीजें बता रहा हूँ, एक एक पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्लियर करवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या देखे बेटा, पहली चीज तो सबसे पहले जो एंजाइम डिस्कवर्ड हुआ, ठीक है, मींस बैक्टीरिया में जो डिफेंस मैकेनिज्म्स है, ठीक है, ये नोमेनक्लेचर एक अलग पार्ट हो गया बेटा। नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को टर्मिनोलॉजी बताया। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे उसका कैसे कंसेप्ट है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। आप एकदम एक एक स्टेप ज्यादा आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। ओके, साहिल का क्वेश्चन है, डिफरेंस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के लिए डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। हाँ बेटा देखिए, डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नहीं कहेंगे, अलग अलग टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को एक स्पेशल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे जाकर ही कट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वहां पे आता है। चलो तो अभी यहाँ पे देखिए बेटा, हम लोग नोमेनक्लेचर देखेंगे। जैसे नोमेनक्लेचर में थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बता रहा था, ठीक है, अगेन मैं व्हाइट बोर्ड का यूज करता हूँ आपको समझाने के लिए, जिसमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, जैसे इको R1 या फिर RY13, इस तरह से एक नाम बताया मैंने, ठीक है, यहाँ पे RY13 भी यूज करते हैं इसमें। ठीक है, ये इसकी जगह पे, तो ये जो है यहाँ पे कैसे आएगा, तो पहली चीज तो देखो यहाँ पे जो नेम्स जो होता है नोमेनक्लेचर, तो पहली चीज तो ये वाला जो नेम दिखाई दे रहा है आपको, ये हो गया बेटा सोर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स का। क्या हो गया, फर्स्ट 3 लेटर्स जो है, ठीक है, क्या है यहाँ पे, जो फर्स्ट 3 लेटर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये सोर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, जिसमें फर्स्ट लेटर जो है बेटा ये जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, और नेक्स्ट 2 लेटर जो रहेंगे वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, स्पीसीज को। देखो फर्स्ट लेटर जो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस फर्स्ट लेटर ई मींस इस्चेरिचिया, और सी ओ जो है बेटा ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो स्पीसीज क्या आ जाएगा, कोलाई। तो ई कोलाई हम बोलते हैं, इस्चेरिचिया कोलाई। और एडिशनल जो लेटर्स जो रहेंगे बेटा, ये नंबर्स जो होते हैं उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं बेटा सेरोटाइप। याद रखना बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके लिए टर्म जो यूज करते हैं, क्या यूज होगा बेटा, सेरोटाइप। तो सेरोटाइप जो है ये क्या हो गया बेटा, एडिशनल जो है, जो आगे साइड जो नंबर जो है उसके लिए यूज होता है। ओके, मींस आरवाई स्ट्रेन, नंबर ऑफ डिस्कवरी जो है उसके लिए यहाँ पे टर्म यूज होता है। बेटा ये रिस्पॉन्स करेंगे, यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। वापस से मैं स्लाइड में बता रहा हूँ, यही पार्ट को आपका जो एनसीईआरटी स्टेटमेंट है। कलश पूनम अनिकेत मानव, कलश फिर से बताना है, पूर्वल, चलो ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्लियर है। सेरोटाइप फिर से बताना है, सुप्रिया क्लियर है, मृणाली ओके। सेरोटाइप लास्ट 2 लेटर के लिए है क्या, हाँ बेटा, नंबर्स नंबर्स के लिए यूज हो रहा है। ओके, हाँ ईश्वरी ठीक है। जानवी सेरोटाइप बताओ सर। सेरोटाइप मींस बेटा जो नंबर है ना, सेरोटाइप का मतलब क्या है,
जो आर वाई जो है ना, आर वाई 13 जो है, जो नंबर ऑफ डिजिट या नंबर ऑफ डिस्कवरी जो है, ठीक है, उससे कहते हैं कब डिस्कवर्ड हुआ है, क्या नंबर दिया है। जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया बेटा, हिंट 3 हमने नाम देखे थोड़ी देर पहले, HIND थर्ड, ठीक है। तो HIND जो थर्ड है, तो यहाँ पे देखो बेटा, HIND थर्ड में H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हीमोफिलस फर्स्ट लेटर, फिर IN जो है बेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्फ्लुएंजा, फिर D जो हो गया उसका कोडिंग डिस्कवरी, और ये फिर थर्ड, तो ये लास्ट के जो डिजिट है वो सेरोटाइप को बता रहा है। क्लियर हुआ बेटा, सेरोटाइप वाले जिसको डाउट था क्लियर हुआ क्या बेटा, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। कलर आपको क्या डाउट था पूछो, नहीं आगे बढ़ते हैं फिर। कलर्स नेमिंग, नेमिंग बेटा जैसे अभी फिर से रिवाइज किया मैंने, एक मिनट इसमें बता दे रहा हूँ, जस्ट मिनट क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए नोमेनक्लेचर जो होता है बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, तो यहाँ पे देखिए नोमेनक्लेचर किस तरह से दिया जाता है, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर पहली चीज तो फर्स्ट लेटर जो रहेगा नेम कम्स फ्रॉम द जीनस, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको बेटा, नोमेनक्लेचर जो दे रहे हैं हम लोग, फर्स्ट लेटर जो है कहाँ से आ रहा है बेटा, जीनस से आ रहा है। और उसके बाद फिर सेकंड लेटर जो है, यदि हम लोग देखें तो सेकंड लेटर जो है कहाँ से आएगा बेटा, स्पीसीज से। यहाँ पे देखो एक तो स्पीसीज दिख रहा है आपको, ठीक है, और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है बेटा, जीनस दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, जैसे इको RY13, तो ई जो हो गया ये फर्स्ट लेटर हो गया, ये कहाँ से आया, जीनस से। CO जो है कहाँ से आ रहा है बेटा, स्पीसीज से आ रहा है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इको R1 जो है, ठीक है, तो यहाँ पे RY13, तो यहाँ पे लेटर R जो है, R किस चीज को डिराइव कर रहा है बेटा, R जो है बेटा ये इकोलाई का कोई एक स्ट्रेन जो है उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे जीनस भी आ गया, स्पीसीज भी आ गया, और उसका जो स्ट्रेन जो है वो भी आ गया। फिर उसके बाद उसका नंबर जो रहेगा, सेरोटाइप जैसे कहेंगे, तो वो आएगा। अब जो हमेशा कैसे रहेगा बेटा, रोमन नंबर में रहेगा, ठीक है। रोमन नंबर जो है उसका ऑर्डर, मतलब जब कब डिस्कवर्ड हुआ, कब आइसोलेट किया गया है, और उस बैक्टीरिया के स्ट्रेन से कब उसका आइसोलेशन हुआ है, उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जानवी। हाँ बेटा, नंबर जो है सेरोटाइप होगा। H रिप्रेजेंट हीमोफिलस, सही। हिंड थर्ड में H जो है रिप्रेजेंट करता है हीमोफिलस, IN रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लुएंजा, D जो है उसका स्ट्रेन, थर्ड जो उसका सेरोटाइप, सेरोटाइप मींस नंबर ऑफ आइसोलेशन, डिस्कवरी। अभी सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग आगे। ये था बेटा नोमेनक्लेचर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का, कि कैसे किया जाता है। अब बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है बेटा, ये बिलोंग करता है एक लार्जर कैटेगरीज ऑफ एंजाइम जिसे कहते हैं न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस एंजाइम मींस जो कट कर रहा है न्यूक्लियस में जाकर, ठीक है। न्यूक्लियेजेस जो है, एक तो यहाँ पे इसको टू टाइप में डिवाइड किया है, एक तो एक्सोन्यूक्लियस आएगा और दूसरा एक एंडोन्यूक्लियस। जैसे सपोज से डीएनए, तो डीएनए को बेटा एक एंजाइम ऐसा है जो यहाँ पे डायरेक्टली जाके उसको बीच में से कट कर सकता है, और एक ऐसा है जो उसको एक एंड पे कट कर सकता है। तो जो एंड पे कट करेगा उसे एक्सोन्यूक्लियस कहेंगे, और जो अंदर साइड जाके कट करेगा उसे एंडोन्यूक्लियस कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे बेटे स्लाइड में एक्सोन्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर रहा है, कहाँ पे, एंड ऑफ बैक्टीरिया, और एंडोन्यूक्लियस जो एक स्पेसिफिक पोजीशन डीएनए के इनसाइड में जाकर क्या कर रहा है बेटा, कट कर रहा है। ओके, तो इस तरह से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है, इसके टू टाइप होते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है ऐसा कहीं पे भी जाके कट नहीं करता बेटा, सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करता है एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस जो कहलाता है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है, तो देखो यहाँ पे आपको ये एग्जांपल दिखाई दे रहा है, मलयालम, ये एक लैंग्वेज है। आप मलयालम को देखो इधर से पढ़ो और इधर से पढ़ो, तो दोनों का स्पेलिंग सेम आएगा। देखो ट्राई करो बेटा, मलयालम MALAYALAM आ रहा है ऐसा, इधर से देखो, अगेन दूसरे साइड से भी आप देखोगे तो सेम आएगा। क्या आ रहा है बेटा, M, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, ALAYALAM, दोनों साइड से सेम आ रहा है। तो बेटा
इस डायरेक्शन पे और इस डायरेक्शन पे हम दोनों साइड से देख रहे हैं तो इसका लैंग्वेज जो है सिमिलर है। तो ये क्या होगा बेटा, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ लेटर जिसके सेम वर्ड्स रहते हैं, जो हम रीड करेंगे तो दोनों भी डायरेक्शन पे, एक तो बैकवर्ड भी हो सकता है और क्या हो सकता है बेटा, फॉरवर्ड भी हो सकता है। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस जो बेटा बेस पेयर्स जो रहते हैं रीड सेम ऑन द टू स्ट्रैंड। ठीक है, पैलिंड्रोम का मतलब यदि हम देखेंगे बेटा तो यहाँ पे देखिए पैलिंड्रोम में आपको यदि मैंने कहा कि जो इको R1 है, ठीक है, ये क्या करता है बेटा, GAATTC यहाँ पे जाके कट करता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ये स्पेसिफिक है GAATTC। बट अब आप बोलोगे कि सर ये कहां से पैलिंड्रोम हो गया, इधर से हमने पढ़े GAA आ रहा है, इधर से हम पढ़ रहे हैं तो CTT आ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, इसको तो हम बोल ही नहीं सकते पैलिंड्रोम। तो ऐसा नहीं होता बेटा। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है, क्या बताया बेटा, यहाँ पे जो पैलिंड्रोम जो होता है डीएनए का एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें बेस पेयर जो है वो उसको हम रीड करेंगे तो दोनों स्ट्रैंड को वहां पे देखा जाता है। देखो दोनों स्ट्रैंड कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जांपल जिसका रीडिंग जो है एक का 5' to 3' डायरेक्शन पे और दूसरा जो रहेगा 3' to 5' डायरेक्शन पे रहेगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये पैलिंड्रोम है, तो पहले देखो GAATTC, अभी इधर से पढ़ो GAATTC, दिखाई दे रहा। तो इस तरह से यहाँ पे बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो है दोनों भी डायरेक्शन पे सेम रीडिंग है, तो ये कहलाता है पैलिंड्रोम सीक्वेंस। तो इतने बड़े डीएनए में यदि आप देखोगे कि यहाँ पे ये सीक्वेंस दिखाई दे रहा है तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जाकर डीएनए को यहाँ पे कट करके रख करेगा, कहीं पर भी नहीं करेगा। GAATTC जो है बेटा इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो ई कोलाई के डीएनए में स्पेशल इस सीक्वेंस को देख के कट करेगा कलस। समझ में आ गया बेटा, आर्यंस, इसे रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। हाँ बेटा, वही एक स्पेशल सीक्वेंस जहां पे जाके वो रिकॉग्नाइज कर रहा है उसको जाके कट कर रहा है। और किसी के कुछ डाउट पूछो जल्दी जल्दी, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या था बेटा, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के बाद पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है वो हम लोगों ने देखे। फाइनली इस डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक्शन जो है वो कैसे होता है। ये आपके एनसीईआरटी का डेटा है बेटा, एनसीईआरटी का डेटा को डायरेक्टली एज इट इज में यहाँ से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है। तो देखो बेटा, ये एक इतना बड़ा ये एक डीएनए है और इधर भी ये इतना बड़ा डीएनए दिखाई दे रहा है। अब ये जो दोनों भी डीएनए की यदि हम बात करें तो डीएनए को बेटा ऐसा नहीं कि कहीं पे भी जाके हम कट कर लेंगे और फिर ज्वाइन कर लेंगे। जैसे कि बेटा आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे कि सपोज हमको ट्री प्लांटेशन करना है। अब ट्री प्लांटेशन में हम क्या करते हैं बेटा, ये जैसे कि सपोज ये एक प्लांट है और ये एक दूसरा प्लांट है। अब ये दोनों प्लांट को हमको कट करना है, तो कट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, इस प्लांट को हम लोग यहाँ से ऐसा काटेंगे और दूसरे वाले प्लांट को हम यहाँ से कैसा कुछ इस तरह से काटेंगे। जब इस तरह से कट होगा यहाँ पर तो एक प्लांट जो बेटा इसकी कटिंग जो है कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रही है और दूसरा प्लांट जो है उसकी कटिंग जो है आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। ठीक है, अब ऐसा होने के बाद बेटा इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं और साथ में ऐसा बांध सकते हैं हम लोग, तभी जाके पकड़ सही बैठेंगी। समझ रहे हो क्या बताना चाह रहा हूं मैं? ओके, तब जाके ही हम उनको क्या है बेटा सही तरह से ज्वाइन करा पाएंगे। तो एज इट इज बेटा यहाँ पे ये जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इधर साइड आपको जो दिखाई दे रहा है एक वेक्टर प्लाज्मिड हो सकता है और इधर साइड आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या बेटा जो डिजायरेबल डीएनए है, फॉरेन डीएनए, उसे कट करेगा। तो देखो यहाँ पे इसने कट किया यहाँ से कुछ इस तरह से बेस पेयर को, यहाँ पे इसने कट किया कुछ इस तरह से यहाँ के बेस पेयर को। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे जो क्रिएट होता है ये कहलाएगा बेटा स्टिकी एंड, ये वाला और ये वाला। ठीक है, देखो वापस से इसी स्लाइड पे आओ, यहाँ पे हम कट करेंगे देखो ये वाला। तो देखो GAATTC और GAATTC की यदि हम बात करें तो देखो ये
यहाँ पे जो था और नीचे का जो है इधर के इसने सारे इसको कट कर दिया। फिर यहाँ पे क्या था, सी टी टी ए ए जी, ये ऐसा एक साइड में कट लगाया बेटा। ये डीएनए का एक स्ट्रैंड था। ऐसे अब दूसरा स्ट्रैंड है, तो अब दूसरा स्ट्रैंड जो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे आके इजीली बैठ सकता है। क्या बैठेगा बेटा, सेम सीक्वेंस में टी के साथ यहाँ पे ए जुड़ जाएगा, फिर टी के साथ क्या जुड़ेगा, ए जुड़ेगा, इधर ए के साथ फिर क्या होगा, टी। ठीक है, इस तरह से सी। तो फाइनली देखो ये वाला जी और ये वाला जी जो है, ये इसको छोड़ के इनके बीच में जो है यहाँ पे कट लगाता है, जी को छोड़ देता है, याद रखना ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वहां पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला जो था यहाँ पे स्टिकी एंड लगाया और ये वाला में भी स्टिकी एंड। स्टिकी एंड मतलब क्या होता है बेटा, डीएनए को क्या है पूरा सीधा नहीं कट कर रहा हुआ है, ऐसा यदि ये दो स्ट्रैंड और ऐसा कट कर देंगे तो उसको ब्लंट एंड बोलते हैं। अब ब्लंट एंड हमारे कोई भी काम का नहीं है, क्योंकि यदि ये डीएनए को हमने सीधा और सीधा ऐसा तोड़ दिए तो इनको जोड़ने में बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे आप लोग जो इस तरह से देख रहे हो, यदि इस तरह से हम लोग इसको कट करेंगे तो इसको ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली ज्वाइन हो जाएगा। तो इस तरह का ये जो एंड होता है ये कहलाता है स्टिकी एंड। दो एंड याद रखना आपको, एक ब्लंट एंड होता है और एक स्टिकी एंड। अब इस तरह से अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों भी डीएनए इस तरह से ज्वाइन हो गया, मीन्स यहाँ पे ये जो डीएनए बना ये क्या कहलाएगा बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहलाएगा ये, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ में आ गया बेटा ये वाला डायग्राम क्या बताया मैंने, स्टिकी एंड ब्लंट एंड समझा आपको। हेलो, क्लास में है ना सभी लोग? यस सर, नो सर, रिस्पॉन्स। 64 स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। प्रदन्या, मानव, पुरवल, हर्ष, कामिनी, रुचिका, डिम्पल, कल्याणी, शरण। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट यहाँ पे बेटा अब फाइनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो हमने बना ली है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना है तो अब बेटा इस फॉरेन डीएनए को हम क्या करेंगे, एक बैक्टीरिया में हम ट्रांसफर करेंगे, जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन बेटा जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया, ग्रिफिथ वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है बेटा। ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ वाले में क्या हुआ था, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हो गया था। ओके, अपना एग्जिस्टेंस को उसने बदल दिया था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं बैक्टीरियल सेल में, वो कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो ये फॉरेन डीएनए था, ये वेक्टर डीएनए मींस प्लाज्मिड। ओके, इस फॉरेन डीएनए को हमने यहाँ पे कट किए इस तरह से, वेक्टर में भी बेटा यहाँ पे कट लगाया हुआ है। ओके, कट करने के बाद दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया बेटा विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। ज्वाइन हो गया, ज्वाइन होने के बाद बेटा इसे हम एक दूसरा एक बैक्टीरिया जो है उसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब इंट्रोड्यूस करने के लिए बेटा ऐसा थोड़ी कि ऐसा उठाए हमने और इसको इसके अंदर डाल दी, चल भैया चला जाओ, ऐसा होता है क्या? अब ऐसा होता तो एक काम करो, आपके आसपास जो भी चीज दिख रही होगी, पेन, मार्कर, पेंसिल, जो भी उठाओ और आप बोलो कि आपकी स्किन के अंदर से अंदर चले जाए, सेल के अंदर जाएगा क्या बेटा? नहीं, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, बैक्टीरिया प्लांट है तो वहां पे सेल वॉल होंगी, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, इसको पेनिट्रेट करते हुए अंदर हमको पहुंचाना है। तो ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया भैया चला जाओ और चला जाएगा, ऐसा नहीं होता, वहां पर भी मेथड होती है, आगे चल के वो भी हम समझेंगे। एक एक पार्ट हमें समझना बेटा स्टेप बाय स्टेप। अभी हम लोगों ने सबसे पहले क्या समझे, एक फॉरेन डीएनए क्या होता है ये हमने समझे। दूसरा हम लोगों ने बेटा वेक्टर क्या होता है, प्लाज्मिड, ये समझे। आगे आने वाली स्लाइड में इसको थोड़ा थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ वेक्टर क्या होता है। उसके बाद फाइनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है वो हमने देखे। हमने ये भी देखे कि यदि इस डीएनए को डायरेक्टली किसी एक बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करा दिया जाए तो वो नहीं इंट्रोड्यूस होगा, या इंट्रोड्यूस हो भी गया तो बैक्टीरिया जो है या फिर जो होस्ट सेल है उसको जीने नहीं देगा, मार देगा उसको। मींस डिफेंस मैकेनिज्म, जिसके हेल्प से बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डिस्कवरी होगा। लेकिन यदि हम लोगों ने बेटा इस बैक्टीरिया के अंदर से, इस बैक्टीरिया के अंदर से इस फैक्टर को बाहर निकाले जो था प्लाज्मिड, उस प्लाज्मिड के साथ हम लोगों ने क्या किया बेटा, इस डीएनए को जोड़ दिए। अब ये जो हिस्सा बन गया बेटा इसी सेल का एक हिस्सा बन गया। अब सीक्वेंस जो है तो उसके साथ जब इसको हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो बैक्टीरिया में जो एंजाइम है उसको नहीं मारने वाले, उसको वहीं पे रखने वाले। समझा? इस तरह से यहाँ पे प्रोसीजर होती है। और अब ये जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड होंगी तो उसके अंदर बेटा जो डीएनए है वो भी मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो प्रोडक्शन हमें चाहिए, जो हम लोगों ने यहाँ पे जो डीएनए को सिलेक्ट किया डिजायरेबल जीन को, जैसा चाहिए वैसा हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करा के ऐसा प्रोडक्शन हम लोग ले सकते हैं। बेटा क्लियर हुआ? आगे बढ़े, ये यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है?
जल्दी से बेटा रिस्पॉन्स करो, कुछ पूछना है किसी को? यस नो, आगे बढ़े, कुछ डाउट है? क्लियर है श्रुति का? यस सर। कलश, रिद्धि नो सर। वेदांती नो। मृणाली यस सर। उर्वल गॉट इट सर। ओके चलो गुड बेटा। चलो अनिकेत नो। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फिर हम लोग। सुप्रिया क्लियर है। पूनम यस सर। चलो नेक्स्ट इसमें आ रहे बेटा अगेन। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी ये है। इसमें आपको मैंने स्टिकी एंड और ब्लंट एंड क्या होता है ये एक्सप्लेन किया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये मैंने पहले बताया था। ब्लंट एंड मींस डीएनए को डायरेक्टली ऐसा कट किया, कट करने के बाद डीएनए ऐसे दो टुकड़े में अलग हो गया। इसको हम जोड़ने जाएंगे बेटा तो तकलीफ होगी, प्रॉब्लम आएगी। इसलिए क्या है, ये ब्लंट एंड हमारे कोई भी काम का नहीं है। हमारे काम का जो है ये वाला है, कौन सा बेटा? स्टिकी एंड। स्टिकी एंड जो है एक साइड ऐसा कट किया है और दूसरे साइड ऐसा कट किया है। ये डीएनए के टुकड़ा है बेटा। अब ये हमारे काम का नहीं है, इसको अलग कर दिया। हम इधर से एक प्लाज्मिड को लेके आएंगे जो इसी का कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। तो यहाँ पे जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो यहाँ पे इस तरह से क्या करेंगे, हम उसको जोड़ देंगे। समझ गए? तो इस तरह से जब जोड़ेंगे तो वो प्रॉपरली उसको हम एक दूसरे के साथ अटैच कर पाएंगे, वो कहलाता है स्टिकी एंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें आते हैं। तो यहाँ तक के बेटा अभी हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है वो स्टडी की है। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर डीएनए लाइगेज क्या होता है ये समझेंगे। तो डीएनए लाइगेज जैसे कि आप बहुत अच्छी से जानते हो बेटा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होते हैं बिटवीन द एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड। जैसे सपोज ये दो न्यूक्लियोटाइड है, इनको ऐसा जोड़ना है तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और क्या करेगा, चिपका देगा। तो लाइगेज एंजाइम जो है बेटा, इसको फॉस्फेट ग्रुप चाहिए होता है, फिफ्थ कार्बन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड, जहां पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है, और दूसरा जो रहेगा, ठीक है, एक ये थर्ड कार्बन वन न्यूक्लियोटाइड और दूसरे इसका फिफ्थ कार्बन रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से उनके बीच में क्या होगा बेटा, एडजेसेंट बॉन्ड जो है वहां पे फॉर्म करेगा और फाइनली क्या करेंगे, उनको ज्वाइन करा देगा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने बेटा लास्ट इसमें स्टडी किए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का क्या होता है। ओके, इधर 3 डेज एंड है और इधर क्या है बेटा 5 डेज एंड। यहाँ पे जो बनेगा क्या बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाता है। ओके, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम जो होता है बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला एंजाइम है, जो क्या कर रहा है बेटा, ज्वाइन कर रहा है। रिद्धि का हैंड रेज हुआ बेटा। हाँ बेटा पूछो बेटा क्या प्रॉब्लम है। सर लास्ट टाइम जब जेनेटिक्स का चैप्टर शुरू था तो वहाँ पे तो शायद स्लाइड में पॉलीमरेज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को जोड़ता था ना? पॉलीमरेज, हाँ बेटा देखिए यहाँ पे यस सर। लास्ट टाइम मैंने जो बताया था, यहाँ पे हम लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन का स्टडी किया। डीएनए रेप्लिकेशन में देखो ये डीएनए का इस तरह से डबल स्ट्रैंड था। अब डबल स्ट्रैंड सबसे पहले क्या हुआ बेटा, इस तरह से सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के बाद बेटा यहाँ पे एक कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बना था। तो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड जो बन रहा यस था, सर। डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड में बेटा बीच में फ्रैगमेंट्स बन रहे थे। उस फ्रैगमेंट्स को क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ठीक है। अब ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। अब यहाँ पे ये जो है इस तरह से ये जो फ्रैगमेंट्स है, तो इस फ्रैगमेंट्स को फिल करने के लिए बेटा डीएनए मतलब जो गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज आएगा। लेकिन बेटा गैप के बाद भी ये जो रिमेनिंग निक्स है, ये जो निक्स जो है, ये जो निक्स है इसको चिपकाना पड़ेगा ना। तो चिपकाने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम आता है। तो वहां पे भी लाइगेज एंजाइम का रोल है और यहाँ पर भी जो रिमेनिंग निक्स है उसको फिल करना है बेटा, ताकि वो पूरा एक स्ट्रेट लाइन ऐसी बने। तो कब होंगी बेटा वो, जब डीएनए लाइगेज आएगा तब। समझ गया बेटा रिद्धि? ओके सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आभा क्लास में है क्या, आज नहीं है? चलो नेक्स्ट इसमें आते हैं बेटा, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। देखिए बेटा हम लोग यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम लोग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब एक जो है डिजायरर डीएनए और दूसरा जो रहेगा क्या रहेगा बेटा, प्लाज्मिड। और इस तरह से दोनों को जब ज्वाइन कर दिए तो ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जैसे काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब ये डीएनए जो बना, तो ऐसी थोड़ी कि बेटा डीएनए जो है ऐसे इजीली हमको मिल जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो डीएनए है उसको आइसोलेट भी करना है और उसे सेपरेट भी करना है। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स होती है बेटा डीएनए को आइसोलेट एंड सेपरेट करने की, वो हम लोग देखते हैं। सिद्धेश बेटा क्लास में हो गया, रिस्पॉन्स करेंगे एक बार। सिद्धेश नहीं है, क्लास लेट स्टार्ट हुआ इसलिए ज्वाइन नहीं किए। मुझे मैसेज आया था
क्योंकि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था बेटा। आप ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन करने के बाद थोड़ा टाइम वेट करना होता है। जैसे मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखाई देते तो मैं आप लोगों को वहां पे एक्सेप्ट करता हूँ। उसका स्क्रीनशॉट आया था सिद्धेश का मेरे पास कि सर ये होस्ट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ऐसा रिस्पॉन्स आया था मुझे, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। तो बेटा ये चीज याद रखेंगे बाकी सभी लोग, क्लास ज्वाइन करने के पहले आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब तक कि मेरे तरफ से परमिशन नहीं मिलेगी आप क्लासरूम में इंटर नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि बेटा हमारा जो ऑफलाइन क्लास होता है वहां पे भी ऐसे ही होता है, आप पहले परमिशन लेते हो तभी अंदर आते हो। ओके, अभी तक के तो ऐसे ही किए होंगे आप लोगों ने। तो एज इट इज बेटा क्लासरूम में एंट्री के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो मैं पहले बोल दूं बेटा कि आप अपनी मर्जी से आ सकते हो, या फिर मैं आपको परमिशन नहीं दूं। जब आप पहले परमिट करोगे कि आने की, तब मैं परमिशन दूंगा, तब आप एंट्री कर पाओगे। तो इसी तरह से बेटा यहाँ पे हमारा जो जूम क्लासरूम में बना हुआ है, जब परमिशन मिलेगी तब आएगा, ठीक है। जब एक बार एंट्री हो जाती है तो मैं सभी लोगों को डायरेक्टली ओपन एंट्री दे देता हूँ, और ओपन एंट्री के बाद बीच में मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मीटिंग को मैं लॉक भी कर सकता हूँ। लॉक करने पे कोई भी पार्टिसिपेंट बेटा मीटिंग को ना तो एग्जिट कर सकते हैं और ना ही इंटर कर सकते हैं। तो ये रूल्स को फॉलो कीजिए तो ही बेनिफिट रहेगा। हाँ बेटा ईश्वरी कुछ बोलना चाह रहे हो आप? नो सर। चलो ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग बेटा जो डीएनए है, सबसे पहले इसे हमें सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब सेपरेट करने के लिए और आइसोलेट करने के लिए बेटा यहाँ पे कुछ मेथड्स होती है जिससे कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। तो यहाँ पे बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो मेथड होता है, तो एक्चुअली यहाँ पे वो कैसे काम करेगा वो हमें समझना है। थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा, ठीक है। कोऑपरेट करेंगे आप लोग तो आपका ये पार्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर बीच में रह गया तो प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले बेटा देखिए, सपोज ये एक सेल है, इस सेल का ये हो गया न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर बेटा ये जो दिखाई दे रहा है हमें डीएनए। अब ये डीएनए को बेटा हमको स्पेशल जगह पे कट करना है। अब कट करने के बाद हम उसको बाहर निकालेंगे। सबसे पहले बेटा कटिंग ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की हेल्प से जब डीएनए को कट करेंगे तो हमको उसके ऐसे स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो बेटा ऐसा थोड़ी कि आपने एक थ्रेड लिए, थ्रेड को उठाए, एक कैंची उठाए, छोटे छोटे टुकड़े करके काट दिए और छोटे छोटे जो फ्रैगमेंट्स है उसको उठा के रख लिए। ऐसा होने वाला है कि बेटा? नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा सबसे पहले तो यदि आप प्लांट या बैक्टीरियल सेल यदि आप यूज कर रहे हैं तो आउटर मोस्ट रहेगा सेल वॉल, फिर रहेगा सेल मेम्ब्रेन, फिर रहेगा न्यूक्लियस। तीनों को तोड़ना पड़ेगा। और बेटा ये तो माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे केमिकल का यूज करना पड़ेगा। वेरियस टाइप के एंजाइम का आप यूज करोगे, तब फाइनली इसको क्या करोगे? तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद फिर इस डीएनए को आपको बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब आपको इस सेल का चटनी बनाना पड़ेगा, सिंपल अभी है यदि तो, ठीक है। अब कैसे बनेगी? तो यहाँ पे देखो बेटा सेल वॉल को तोड़ना है, तो सेल वॉल को तोड़ने के लिए सेलुलेज एंजाइम है, ठीक है। अब सेल वॉल किसका बना हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सेल वॉल बेटा सेलुलोज का भी होता है, पैक्टिन का भी होता है, काइटिन का भी होता है। तो जो सेल वॉल जो भी कंपोनेंट से बना हुआ है उस कंपोनेंट को तोड़ने के लिए उसके अकॉर्डिंग वहां पे हमको एंजाइम का यूज करना पड़ेगा। पेप्सिन हो सकता है, काइटिन हो सकता है, मतलब वहां पे डिफरेंट टाइप के एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम होगा बेटा। काइटिन के लिए यदि हम देखेंगे तो वहां पे वेरियस टाइप के एंजाइम्स जो हम यूज करेंगे, तो फाइनली हम उस मेम्ब्रेन को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद फिर क्या होगा बेटा? उसको जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सिलबट्टे में जैसे हम जो मिक्स करते ग्राइंड करते हैं, तो ग्राइंड होने के बाद फाइनली जो वहां पे हमें क्या कह सकते हैं, जो सब्सटेंस जो दिखाई दे रहा है, तो उसमें से क्या होगा बेटा? ये आउटर मेम्ब्रेन और वॉल जब रप्चर हो जाएगी तो अंदर का जो मटेरियल वो बाहर आ गया। अब मटेरियल जब बाहर आया बेटा तो यहाँ पे उसको सेपरेट भी करना है और उसको आइसोलेट भी करना है, ठीक है। तो ये कैसे होता है? तो बेटा वो जो डीएनए है उसको तो हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के हेल्प से कट कर दिया। आगे चल के मैं डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से सेल वॉल है और उसको कैसे हम तोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सेल वॉल को तोड़ने के लिए बेटा, जैसे बैक्टीरिया की सेल वॉल है, फंगस का सेल वॉल है, तो सबके लिए अलग अलग जो मेथड यूज होती है वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ बेटा हमें आरएनए भी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, जो हमारे काम का नहीं है सभी चीजों को हमको डिस्ट्रॉय करना। आरएनए को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम आरएनएज का यूज करेंगे, ठीक है। फाइनली बचा क्या? डीएनए। अब डीएनए जो बचा तो उसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से क्या करेंगे? स्मॉल स्मॉल उसके हम लोग फ्रेगमेंट्स बनाएंगे। अब स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं बेटा। अब ये जो फ्रेगमेंट्स है इसको सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एक मेथड यूज होती है बेटा, उस मेथड को कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड जो होती है बेटा, तो इसमें देखो ये एक कंटेनर हो गया,
ये क्या हो गया बेटा, एक कंटेनर। इस कंटेनर में बेटा ये इधर साइड से एक इलेक्ट्रोड वायर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई होता है। ओके, इलेक्ट्रिक करंट के सप्लाई के बाद बेटा यहाँ पे इस तरह से हम लोग एगारोस जेल हम प्रिपेयर करते हैं। एगारोस जेल मीन्स एक पाउडर होता है, उस पाउडर को हम लोग वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो एक सेमी सॉलिड जेली लाइक एक सब्सटेंस मिलेगा बेटा। उस जेली लाइक सब्सटेंस से मिलके एक इस तरह से हमने जो बनाई है, एक पेज बना लिया हम लोगों ने, और इस पेज को हम लोगों ने, ये जो कंटेनर है हमारा, इस कंटेनर में हम इस तरह से उसको बिछा देते हैं। ठीक है, अब जब बिछा दिए तो अब देखो ध्यान रहे बेटा कि यदि आप इसको यहाँ से ऐसा उठा के बाहर निकालोगे तो ये टूट जाएगा। समझ रहे हो, क्या होगा, ये ब्रेक हो सकता है। तो ब्रेक ना हो तो उसके लिए हमको यहाँ पे थोड़ा सा केयर लेना पड़ता है। फिर इसके बाद फाइनली क्या होगा बेटा, हाँ, फिर इसके बाद देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉम बनाएंगे। मीन्स यहाँ पे इस तरह से होल्स बना देते हैं, क्योंकि वो जेल है बेटा, तो जेल में हम इजीली होल्स बना सकते हैं। अब जैसे ही होल्स हमने यहाँ पे बनाए, अब क्या करेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे डीएनए को विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, हम कह सकते हैं माइक्रोपिपेट का यूज करते हैं वैसे हम जनरली, तो माइक्रोपिपेट की हेल्प से डीएनए जो है, इस डीएनए को हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इस तरह से फिल करा देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से, जैसे कि वाटर था और वाटर के बाद ये जो होल था, उस होल में इस तरह से 2 बूंद जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिए बेटा, लोड करा दिए। लोड कराने के बाद बेटा साथ ही साथ अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग बफर सॉल्यूशन जो है वो ऐड करते हैं। अब बफर सॉल्यूशन हमने ऐड कर दिए। अब बफर सॉल्यूशन ऐड करने के बाद फाइनली अब इसके बाद क्या होगा, जब हम इधर से करंट जब प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने की वजह से डीएनए जो होता है उसको कौन सा चार्ज होता है बेटा, जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे। सर नेगेटिव। वेरी गुड, तो नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से डीएनए जो है अब ये रन किधर करेगा बेटा, इधर पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, एक साइड से हम लोगों ने जैसे ही करंट दिए तो डीएनए अब क्या करने वाला बेटा, रन करने वाला है। ओके, अब डीएनए जो रन करेगा बेटा, तो जितना डीएनए का लेंथ छोटा होगा वो उतना ज्यादा दूर तक रन करेगा, और जितना डीएनए का लेंथ बड़ा होगा वो क्या होगा बेटा, ज्यादा दूर तक रन नहीं करेगा। तो इस तरह से बेटा फाइनली अब डीएनए जब रन कर रहा है, तो रन करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो होगा, अगेन मैं उसी डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें क्या होगा, जैसे कि ये सपोज हमारा एक कंटेनर था, कंटेनर के इनसाइड में ये जो जेल था, तो यहाँ पे बेटा डीएनए जब रन करेगा तो इस तरह से बैंड्स हमको डीएनए के मिलेंगे। ठीक है, डीएनए के इस तरह से क्या होंगे बेटा, बैंड्स हमको देखने को मिलेंगे। अब ये जब बैंड्स हमें मिले तो इस बैंड्स को लेके आपको याद होगा, मैंने जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताया था तो एक स्पेशल एनिमेशन बताया था जो अपलोड नहीं किया मैंने। ठीक है, तो उस एनिमेशन में मैंने आपको बताया था बेटा कि ऊपर से हम एक पेज लेते हैं और पेज को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इस तरह से बिछा देते हैं, और बिछाने के बाद ऊपर से हम एक वेट प्रेस करते हैं ताकि ये जो बैंड्स है, ये बैंड्स उस पेपर पे, ठीक है, प्रिंट हो जाए। ठीक है, प्रिंट होने के बाद फाइनली हम क्या कर सकते हैं, उसको हम वहां से उठा सकते हैं, उसे कहते हैं इल्यूशन। आगे बता रहा हूँ क्या पार्ट है, अगेन आप देखो, अब छोटा सा कंसेप्ट समझाऊंगा आपको। अब ये सारे कंसेप्ट को मैं यहाँ पे देखिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या क्या है। पहली चीज तो बेटा डीएनए को हमने कट किए, कट करने के बाद फ्रेगमेंट्स मिला, फ्रेगमेंट्स को आप सेपरेट कर रहे हैं। सेपरेट करने के लिए टेक्निक यूज कर रहे हैं, उस टेक्निक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक की हेल्प से हम लोग यहाँ पे बेटा सेपरेट करेंगे। तो डीएनए जो होता है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है, तो इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, हम जब इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं तो फोर्स दे रहे हैं यहाँ पे, तो डीएनए जो होगा बेटा मूव होगा, किधर साइड मूव होगा बेटा, कैथोड से एनोड की तरफ। कब बेटा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम यहाँ पे जब एक मीडियम, एक मैट्रिक्स में एक बफर सॉल्यूशन का हम यूज कर रहे हैं बेटा, उसमें जब हम इसे रखेंगे तो डीएनए क्या होगा बेटा, मूव करेगा। मूव करने के बाद देखो फाइनली बेटा इस तरह से आपको यहाँ पे जो एक पिक्चर्स दिखाई दे रही है, यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने ये वेल्स मींस होल्स करके रखे थे। लार्जेस्ट डीएनए का बैंड यहाँ पे दिख रहा है आपको, और स्मॉलेस्ट डीएनए जो है बेटा आगे साइड इस तरह से गया है। ठीक है, तो इस तरह से 1 2 3 4 अलग अलग यहाँ पे जो फ्रेगमेंट्स थे, उस फ्रेगमेंट्स को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पे देखे। तो देखो बेटा यहाँ पे फाइनली क्या हुआ, जो मोस्ट कॉमनली यूज को जो करते हैं हम लोग मैट्रिक्स, वो होता है बेटा एगारोस जेल। कौन सा जेल है बेटा, एगारोस जेल। ठीक है, अब ये जो एगारोस जेल जो है इसका यूज करते हैं। अब ये एगारोस जो है ये क्या है, ये बेटा एक नेचुरल पॉलीमर है जिसे एक्सट्रैक्ट किया है कहां से बेटा, सीवीड से।
ठीक है। एगारोस जेल जो है एक नेचुरल पॉलीमर है जिसे सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया गया है, और यहाँ पे बेटा हम लोग डीएनए फ्रैगमेंट को इसमें फिल करा के सेपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ये सीविंग की तरह काम करता है बेटा, सीविंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। सीविंग इफेक्ट मतलब छन्नी के समान, ठीक है। मतलब एगारोस जेल जो है इस डीएनए को जस्ट लाइक जैसे हम चाय को छानते हैं ना, तो ऐसे ही बेटा एगारोस जेल पे ये डीएनए को छानने में ये हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा? क्योंकि बेटा हम लोगों ने जो इस तरह से ये ऐसा एपेन ड्रॉप होता है, एपेन ड्रॉप में हम लोगों ने क्या किया बेटा, माइक्रोपिपेट लिए, माइक्रोपिपेट की हेल्प से उस डीएनए को हम लोगों ने खींच लिए। खींचने के बाद यहाँ पे हम लोड कर रहे हैं, तो लोड कर रहे हैं तो वहाँ पे बेटा डीएनए, उसके बाद बाकी जितना सस्पेंशन है सारा कुछ है। हमको सिर्फ डीएनए को ही सेपरेट करना है, तो डीएनए हमको बेटा इस तरह से बैंड्स के फॉर्म में इस एगारोस जेल की जो सीड्स जो दिखाई दे रही है, जो पेज जो दिखाई दे रहा है, उस पेज पे हमको जो उसके बैंड्स देखने को मिलेंगे। अब ये जो बैंड्स मिले बेटा, अब स्मॉलर फ्रेगमेंट्स जो है बेटा फास्टर मूव करेंगे, फास्टर मूव करने की वजह से वो क्या है बेटा, इधर साइड उसके बैंड दिखेंगे। लार्जर फ्रेगमेंट्स जो रहेंगे वो मूव नहीं कर पाएंगे, तो उसका बैंड्स यहीं पे मिलेगा। तो इस तरह से बेटा हम लोग डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं। इस एनिमेशन में बेटा आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए ऐसा लोड कर रहे हैं हम लोग, लोड करने के बाद देखो इलेक्ट्रिक करंट जब पास कर रहे हैं तो पास करते ही फाइनली देखो डीएनए के बैंड्स मिल रहे हैं। ये डीएनए के बैंड्स है बेटा, एक साइड नेगेटिव चार्ज इधर साइड दिख रहा है आपको, इधर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, और इस तरह से करंट जब पास करेंगे तो डीएनए से मूव करते जा रहा है। ये एगारोस जेल है, और इस तरह से डीएनए फाइनली क्या हो रहा है बेटा, मूव करते जा रहा है। ओके, कुछ लोगों के चैट पे रिस्पॉन्स आया, देख लेते क्या प्रॉब्लम है। पूनम, बफर सॉल्यूशन क्या होता है और साहिल का है एगारोस जेल मेड फ्रॉम अगार जेल। हाँ बेटा, बफर सॉल्यूशन मींस एक लिक्विड होता है बेटा। लिक्विड मींस क्या कह सकते हैं हम लोग, वहां पे करंट को पास करने के लिए हम एक ऐसा मीडियम बना रहे हैं जिसमें क्या होगा, फाइनली उस मीडियम में मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये एनिमेशन आपको समझ में आ गया होगा, इसको और आगे कुछ अलग तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को। फिलहाल आप देखिए यहाँ पे, अब जो डीएनए जो सेपरेट हुए, अब इसको हमको विजुअलाइज करना है, तो ऐसे बेटा विजुअलाइज नहीं होगा, डीएनए को कलर करना पड़ेगा क्योंकि वो तो ट्रांसपेरेंट है ना। उसके लिए बेटा स्टेनिंग यूज की जाती है, तो स्टेनिंग के लिए इथिडियम ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम, इथिडियम ब्रोमाइड जो है कि इसका यूज क्या है, या फिर डीएनए की स्टेनिंग जो है उसको देखना है, हमको विजुअलाइज करना है, तो कैसे हम देखेंगे। सबसे पहले स्टेनिंग करना होगा बेटा। इथिडियम ब्रोमाइड कार्सिनोजेनिक है, बहुत प्रिकॉशंस के साथ इसका यूज करना पड़ता है, वरना कैंसर तक के हो सकता है। ग्लव्स का यूज करते हुए इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करेंगे। देन फाइनली जब हम उस जेल को, ठीक है, हम यूवी लाइट के एक्सपोजर में रखेंगे, तब हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के अगेन क्वेश्चन है, क्या है रुतिका, शॉर्ट में रिपीट करो बेटा, अभी कंटिन्यू होने दो, फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है रेडिएशन। रेडिएशन जो बेटा, प्योर डीएनए फ्रेगमेंट को हम विजिबल लाइट में और विदाउट स्टेनिंग की हेल्प से देख नहीं सकते। डीएनए के फ्रेगमेंट्स को देखना है तो यूवी लाइट ही चाहिए, और साथ ही साथ उसको हमको क्या स्टेनिंग करना पड़ेगा। और स्टेनिंग किसकी हेल्प से करेंगे बेटा, इथिडियम ब्रोमाइड की हेल्प से ही स्टेनिंग होगी, तब जाके ही हम उसे देख पाएंगे। ओके, जब हम देखेंगे तो हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स जो है बेटा हमको डीएनए के देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहाँ पे, इथिडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग जेल जब हम यूज करते हैं, एक्सपोज करते हैं इसे यूवी लाइट में, तब हमें डीएनए देखने को मिलेगा। अगेन एमसीक्यू का क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम के लिए कि हमको कैसे दिखता है बेटा, तो ऑरेंज कलर के बैंड्स डीएनए के हमको देखने को मिलते हैं। कब देखने को मिलेंगे बेटा, जब इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे और यूवी लाइट में एक्सपोज करेंगे उस टाइम पे। थोड़ी देर पहले आपको एनिमेशन में दिखा रहा था, वहां पे आप लोगों ने देखे होंगे, उसी एनिमेशन को मैं आगे अगेन बता रहा हूँ बेटा। देखो यहाँ पे आपको एक टब दिखाई दे रहा है। ओके, अब ये जो टब, यहाँ पे देखो ये जो टब दिख रहा है, इस टब में हम लोगों ने क्या किया बेटा, एक जेल जो था, जेल से बना एक पेज, उस पेज को हमने यहाँ लोड कर दिए, इधर से करंट पास किए, यहाँ पे हमने डीएनए को लोड करा दिए बेटा। डीएनए लोड कराने के बाद इधर आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है ना, एनोड कैथोड बताया मैंने आपको। फिर फाइनली जितना डीएनए लेंथ में कम होगा उतना आगे फास्टर मूव करेगा। मूव करने के बाद डीएनए के हमको यहाँ पे बैंड्स देखने को मिलेंगे। ये जो बैंड्स दिख रहे हैं बेटा, तो ये बैंड्स हमको ऐसे ही नहीं दिखेंगे, ठीक है, अभी आपको दिख रहा है, बट ये आप जब देखोगे तो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आप डायरेक्टली देखोगे तो नहीं दिखेगा। तो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे इथिडियम ब्रोमाइड का आप यूज करोगे। इथिडियम ब्रोमाइड के बाद फाइनली जब इसको यूवी लाइट के एक्सपोजर में रखोगे, तब जाके ही आपको वो बैंड्स देखने को मिलेंगे। चलो देखते हैं बेटा यहाँ पे आगे कैसे यहाँ पे बैंड्स देखते हैं।
तो सबसे पहले बेटा देखिए क्या किए बेटा, डीएनए बैंड्स को सेपरेट किए, कट किए एगारोस जेल से, ठीक है, और उस जेल पीस से हम क्या कर सकते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब मैंने आप लोगों को ब्लॉटिंग, सदन ब्लॉटिंग पढ़ाया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जिसने नहीं देखे होंगे वीडियो अपलोड कर दिया मैंने, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और इस भरोसे पे नहीं रहना कि सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, कुछ वीडियो अपलोड होंगे कुछ नहीं होंगे, रिवीजन करना है तो रिवीजन के लिए आपको वीडियो मिल जाएंगे, मेन आपके अटेंटिवनेस यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। जितने स्टूडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं इतने आप हमेशा प्रेजेंट रहे। तो यहाँ पे देखिए बेटा डीएनए के बैंड्स जो है, क्या चीज, एगारोस जेल एक्सट्रैक्ट किए, ठीक है, स्मॉल पीस के फॉर्म में, और फाइनली हमें वहां पे जो दिखाई देगा, एक बार पहले एनिमेशन समझ लो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ओके, देखिए ये जो बैंड्स इस तरह से डीएनए रन कर रहा है, रन करने के बाद देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया बेटा, ये यूवी लाइट पास कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से बेटा बैंड्स देखेंगे। ओके, हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ाया हूँ मैंने, एनिमेशन भी बताया हूँ आपको कैसे होता है हाइब्रिडाइजेशन। प्रोब का यूज करते हैं हम लोग, रेडियो एक्टिव प्रोब मॉलिक्यूल का हम यूज करते हैं। देखो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया बेटा, इस टब में हमने रखने के बाद इस डीएनए को जो है हमने रन कराया, रन कराने के बाद एटीपीएम ब्रोमाइड का यूज किए, यूवी लाइट के एक्सपोजर में जब हम उसे रखेंगे तो वहां पर हम इजीली देख सकते हैं, ठीक है। ये होता है बेटा एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। बट यहाँ पे एक टर्म जो यूज किया है, इल्यूशन। इल्यूशन क्या होता है ये समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि बेटा ये जो जेल है, इस जेल में यदि हम देखें, ओके, और इस जेल को यदि हम यहाँ से उठाएंगे तो जेल तो टूट जाएगा ना बेटा। इतनी मेहनत के बाद ये जो डीएनए के बैंड्स बने वो सारे ब्रेक हो जाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा बेटा हमको, हमको यहाँ पे ऊपर साइड से इस तरह से एक पेपर लेंगे हम लोग, इस पेपर को इसके ऊपर रखेंगे, ऐसा बिछा दिए इस पेपर को, बिछाने के बाद इसके ऊपर से हम वेट रखेंगे, ऐसा वेट रखेंगे हम लोग। अब वेट रखने के बाद फिर फाइनली क्या होगा बेटा, वो जितना भी ये जो बैंड्स है ये क्या होगा बेटा, प्रिंट हो जाएगा कहाँ पे, जो हमारा पेज है उस पेज में। इस पेज को उठा करके हम लोग फिर यूवी लाइट में एक्सपोज करके हम इस पेज में उस बैंड्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जो सेपरेटेड हुआ बैंड्स जो डीएनए का, उसको हम कट कर रहे हैं उस एगारोस जेल से, और एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इस जेल पीस को, मतलब वहां से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम दूसरे पेज पे। इस स्टेप्स को कहते हैं बेटा इल्यूशन। मैक्सिमम स्टूडेंट को यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली प्रोसीजर क्या है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर नीट एग्जाम। तो ये वाला पार्ट अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। किसी का डाउट है, नहीं समझा है तो आप पूछ सकते हो। रुतिका बेटा कहाँ से प्रॉब्लम है बेटा पूछो, अभी शॉर्ट में रिपीट करना है। शॉर्ट में रिपीट किया है बेटा कि यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक का जो स्टडी कर रहे हैं, इस टॉपिक में हम लोग बेटा ये देख रहे हैं कि डीएनए जो है उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो डीएनए को सेपरेट करने का जो मेथड है, तो सेपरेट करने के लिए बेटा जैसे कि सपोज ये इतना बड़ा जो डीएनए है, इसको हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर लिए। कट करने के बाद बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड की हेल्प से हम उस डीएनए को सेपरेट करेंगे। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जब हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से क्या होगा, उस डीएनए के हम बैंड्स जो है इस तरह से हम ले सकते हैं। अब बैंड्स को हमको देखना है तो इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करेंगे, और साथ ही साथ यूवी रेडिएशन का यूज करेंगे, तब जाके हम ये बैंड को देख पाएंगे। समझ गए? तो इस तरह से ये मेथड में हम लोगों ने ये सारे कंसेप्ट को समझे। ओके, कुछ लोगों के क्या डाउट आए हैं? एक मिनट बेटा पूर्वल, पहले चैट में देख लेते हैं फिर आपको चांस दे रहा हूँ। कल्याणी जेल पीस मतलब वो पेपर जो ऊपर से डाले थे, हाँ बेटा जेल पीस। आर्यन स्टिकी एंड के स्लाइड एक बार रिवाइज करा दो सर। आर्यन, हाँ बेटा किसका हैंड रेज हुआ है पूछो बेटा। हाँ पूर्वल बेटा बोलो। सर इल्यूजन से बैंड ब्रेकिंग होती है क्या? हाँ बेटा इल्यूजन मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या कह सकते हैं, कैसा समझाऊं आपको, बैंड ब्रेकिंग नहीं कह सकते, हाँ बैंड ब्रेकिंग भी कह सकते हैं, या फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आपको ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इंक जो होता है ना, इंक को हम एक पेज में बहुत सारा पेन से हम चला लेंगे, और उसके बाद हम थंब लेते अपना या फिंगर लेते और एकदम प्रेस करते, तो वो जो अपने हाथों में चिपक जा रहा है, ठीक है। हाँ।
जस्ट लाइक एज इज इल्यूजन, ये जो डीएनए के बैंड्स है ना, उस बैंड्स को हम पेपर में ले रहे हैं, हाँ वो कहलाता है इल्यूजन। हम्म, समझा बेटा? यस सर। हाँ, ब्लरी इमेज टाइप कह सकते हैं बेटा। मान आर्यन को क्या नहीं समझा? स्टिकी एंड, स्टिकी एंड मतलब बेटा देखो, जैसे सपोज ये एक प्लांट है, इस प्लांट को हमने यहाँ से कट कर दिए, और कट करने के बाद ये प्लांट को दूसरे प्लांट से जोड़ेंगे, तो ये प्लांट को भी हमने कट कर दिया, तो एक साथ हमने ऐसा कट किया तो इसको चिपकाने में तकलीफ होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, ये प्लांट को कट करने के लिए हम एक प्लांट को कट करेंगे तो ऐसा कट करेंगे, दूसरे प्लांट को हम उसी के साइज के अकॉर्डिंग कट करेंगे, तो दूसरे प्लांट को ऐसा कट करेंगे, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो बांध के हम चिपका सकते हैं। तो इस तरह का जो एंड होता है स्टिकी एंड होता है। क्लियर हुआ आर्यन? और किसी का कोई डाउट? यस सर। अमन सर क्लियर है, ओके चलो आगे बढ़े फिर नेक्स्ट इसमें। ओके तो देखिए बेटा, अब डीएनए फ्रेगमेंट जो है प्यूरिफाइड हो गया इस तरह से, देन फाइनली बेटा इस डीएनए को हम लोग अब कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं, ज्वाइनिंग करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, मींस क्लोनिंग वेक्टर का हम यूज करेंगे, और क्लोनिंग वेक्टर की हेल्प से फाइनली अभी हम क्या करेंगे बेटा, इस डीएनए को उठाने के बाद फाइनली हम लोग अब क्लोनिंग वेक्टर के साथ ज्वाइन कराएंगे, और इस तरह से जो बना वो बन गया क्या चीज हमारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना है, ओके, उसे हम लोग होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है और इसका रोल क्या है, ये हमें देखना है। ओके क्लास, यस सर, सर क्लियर है। हाँ तो बेटा थोड़ा सा लेक्चर लेंदी जा सकता है, यदि आप एग्री हो, क्योंकि आप शायद बहुत पहले से क्लास कंटिन्यू कर रहे हो। मुझे क्लोनिंग वेक्टर आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, क्लोनिंग वेक्टर के साथ कॉम्पिटेंट होस्ट वाला एक पार्ट है वो भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मे बी 30 मिनट एक्स्ट्रा जा सकता है। आप एग्री हो तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जल्दी से रिस्पॉन्स करो, कंटिन्यू करें यस सर, नहीं करें नो सर, रिस्पॉन्स करेंगे। तेजस्विनी एग्री। एक काम करो, चैट से ज्यादा बेटर रेज योर हैंड जितने लोग क्लास करना चाहते हैं। भूख लग गई है? अच्छा जितने लोग क्लास करना चाह रहे हैं मैक्सिमम होंगे। अब बेटा आप घर पे बैठे हो ना, साथ में ले लो कुछ भी, बिस्किट ले लो, मम्मी को बोल दो कुछ दे दो खाने को, खाते हुए पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी कैमरा ऑफ है आप लोगों का, बहुत दिनों से कैमरा ऑन नहीं करवाया हूँ आप लोगों का, क्वेश्चन भी नहीं पूछा हूँ। लाइव क्वेश्चन पूछना है बेटा नेक्स्ट क्लास में। 12 हैंड रेज हुए ओनली, बाकी लोग 12, 13, 14 स्टूडेंट्स कंटिन्यू टू क्लास।